लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास का पोर्शन चल रहा था। आधुनिक भारतीय इतिहास में भी अब तक हमारे 20 चैप्टर हो चुके हैं। इसका 21वां चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल 28 चैप्टर है, 5-7 चैप्टर ही और बचे हैं। जल्द यह पुस्तक भी समाप्त होने वाली है। तो आज हम 21वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी के बारे में आज का एक छोटा सा चैप्टर है। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आधे घंटे के आसपास की ही क्लास रहने वाली है। इसी चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि। क्रिप्स मिशन की असफलता से लगभग सभी भारतीयों में असंतोष का भाव बढ़ गया कि सरकार ने न तो समझौते करने को तैयार है, न ही कोई विशेष रियायत देने के पक्ष में है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापानियों के सफल आक्रमण के कारण क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद और इस अवसर का प्रयोग ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए करना चाहते थे। जापानी विस्तार के कारण ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी, वहां के संसाधनों को भी नष्ट करती जा रही थी। इससे उन क्षेत्रों में व्यापक असंतोष था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं का अभाव पूरे देश में महसूस किया जा रहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे आंदोलन तथा समाजवादी एवं फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे संगठनों के द्वारा कांग्रेस के ऊपर जन आंदोलन चलाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक आम सहमति बनी। इस कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की। इसमें गांधी जी ने कहा कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टेक में एआईसीसी की बैठक में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नेहरू द्वारा तैयार किए गए भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रारूप ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया, जबकि गांधी जी द्वारा तैयार किए गए ऐसे ही एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया आई, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह कार्य अनुत्तरदायी, पूर्ण एवं पागलपन भरा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे गांधी जी की हिमालयन भूल का। हृदयनाथ कुंजरू ने इसे देश के विरुद्ध आंदोलन बताया। तेज बहादुर सप्रू ने आंदोलन को असामयिक असामयिक तथा अविचारित बताया। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस इलाहाबाद में मनाया जा रहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। इसमें तलवार का वार हमारे ऊपर भी घाव कर सकता है, मगर हम विवश हैं। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को सुबह 5 बजे ही महात्मा गांधी के साथ मीराबेन व महादेव देसाई को गिरफ्तार कर पूना के 3 मंजिले आगा पैलेस में भेज दिया गया। तीसरे दिन सुशीला और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस भेज दिया। 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई की मृत्यु हो जाने के बाद सरकार ने गांधी को लेखन में सहयोग देने के लिए प्यारेलाल को भेज दिया। 2 अक्टूबर 1942 को हैदराबाद, जहां गांधी जी का चरखा चलाना पड़ेगा, गोरों को लंदन जाना पड़ेगा, नारा काफी लोकप्रिय हुआ था, से गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू को भी यहाँ भेज दिया। गांधी द्वारा 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास करने के समय सरकार ने बंबई के भूतपूर्व कांग्रेसी चिकित्सा मंत्री और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गिल्डर को यरौदा जेल में स्थानांतरित कर यहाँ भेज दिया। उपवास के समय
उपवास के समय प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर दीनसा मेहता, बंगाल के डॉक्टर विधान चंद्र राय, बेटे देवदास, पौत्र कन्नू गांधी को आगा खां महल में आने की अनुमति दी गई। इसके बाद सरोजिनी नायडू को भयंकर मलेरिया हो जाने के कारण वहां से निकाल दिया गया। यहाँ के दयालु जेल सुप्रिटेंडेंट कटेली ने नजरबंदियों को कैरम और बैडमिंटन खेलने की अनुमति दी। कस्तूरबा के बीमार होने पर डॉक्टर दीनसा मेहता और डॉक्टर शिव शर्मा को आने की अनुमति दी गई तथा सेवा के लिए नागपुर जेल से स्थानांतरित कर प्रभावती व बापू मेरी माँ पुस्तिका की लेखिका मनु गांधी को भेज दिया गया। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा को भी महादेव देसाई की तरह आगा खां महल में ही मृत्यु हो गई। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, मौलाना आजाद, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पटाभी सीतारामैया, सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर के अहमदनगर के किले में भेज दिया गया। नेहरू को बाद में अहमदनगर से बरेली सेंट्रल जेल और वहां से अल्मोड़ा जेल भेज दिया तथा मौलाना आजाद को बांकुड़ा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 9 अगस्त को ही कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल पटना भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी के द्वारा उपवास किया गया, जिसके चलते देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी उन्हें रिहा करने के लिए दबाव पड़ने लगा। उनकी रिहाई की मांग करते हुए सर M.R. जयकर, HP मोदी, SSNE ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जयंत प्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। वहां से यह जेल तोड़कर फरार हो गए तथा भूमिगत आंदोलन आजाद दस्ता का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बनी। अरुणा आसफ अली या अरुणा गांगुली एक हिंदू परिवार की थी। इनका जन्म 1906 में हुआ था। इन्होंने समाज की रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए अपने से दोगुनी उम्र के आसफ अली से विवाह किया। इनका पहला बड़ा राजनीतिक लगाव नमक सत्याग्रह के दौरान दिखाई दिया, जिसमें इन्होंने न केवल जनसभाओं को संबोधित किया बल्कि नमक बनाने के साथ साथ प्रदर्शनों का भी नेतृत्व किया था। अरुणा आसफ अली पर राजद्रोह के बजाय लावारिस इधर उधर घूमने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और 1 वर्ष का कारावास दिया गया। सन 1942 में वे अपने पति के साथ बंबई में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में पहुंची और 8 अगस्त को कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अवसर पर मौजूद रही। प्रस्ताव पास होने के दूसरे दिन जब अधिकतर कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो अरुणा आसफ अली ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में एकत्र विशाल जनसमूह के मध्य झंडा आरोहण समारोह की अध्यक्षता की और झंडा फहराया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन की अद्वितीय आंदोलन कहा। सुमित मुखर्जी जो बाद में भारत की अग्रणी महिला उद्योगपति बनी, इसने अच्युत पटवर्धन की गिरफ्तारी को बचाने के लिए रोज नई गाड़ी उपलब्ध करवाई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के पारित होने का यह अर्थ नहीं था कि अंग्रेज अविलंब भारत छोड़ दे, बल्कि स्वतंत्रता की तत्काल गारंटी दे। इस प्रस्ताव में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का आह्वान किया गया। गांधी जी को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांधी जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में देशवासियों से करो या मरो का आह्वान दिया। इससे पहले कि गांधी जी आंदोलन के लिए व्यापक निर्देशन दे पाते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिनलिथगो थे। उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी। आंदोलन का विस्तार एवं प्रतिक्रियाएं। आंदोलन का प्रारंभ शहरों से हुआ। सरकारी दमन के कारण शीघ्र ही गांवों में इसका प्रसार तथा समानांतर सरकार और भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे विशेषताएं उभर कर सामने आने लगी। समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ स्थापित की गई, तो सबसे पहले बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार
बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1942 में बनी थी। इसका कार्यकाल मात्र 1 सप्ताह ही रहा था। दूसरी, मिदनापुर। इसे ताम्लुक जाते या राष्ट्रीय सरकार कहा जाता है। सतीश सामंत इसके नेता थे। जो 73 वर्षीय महिला मंतागिनी हजारा ने आखिरी सांस तक झंडे की रक्षा की थी। ताम्लुक में एक विद्युत वाहिनी का भी गठन किया गया। ताम्लुक की विद्युत वाहिनी के सदस्य आशुतोष कोयला की 1942 ईस्वी में पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। ताम्लुक की विद्युत वाहिनी की भगिनी एवं विप्लवी मुखपत्र था। कटक में रक्त वाहिनी का गठन हुआ। सतारा। सतारा के अंदर वायवी चहावण व नाना पाटिल यह सरकार सबसे लंबे समय तक 1943 से 1944 तक कार्य करती रही। सतारा महाराष्ट्र की समानांतर सरकार सबसे दीर्घजीवी साबित हुई। कोरापुट। लक्ष्मण नाइक के नेतृत्व में कोरापुट में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियां। इसके अंतर्गत क्रांतिकारियों के द्वारा छुपकर सरकारी संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें कांग्रेस के समाजवादियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामानंद मिश्र, पटवर्धन जैसे नेता विशेष तौर पर सक्रिय थे। इन गतिविधियों में महिलाओं की भी सक्रियता देखी गई, विशेषकर बॉम्बे में अरुणा आसापल्ली, सुचेता कृपलानी व उषा मेहता। उषा मेहता बॉम्बे से गुप्त रेडियो का संचालन करते थे और राम मनोहर लोहिया इस रेडियो से नियमित तौर पर भाषण देते थे। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बॉम्बे व बिहार में तथा सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सीमित प्रभाव। कोटाई में कठी स्वराज पंचायत का गठन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर में कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस का नेतृत्व किया और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। नोट: जय हिंद का नारा जैन उल हसन अब्दीन हैदराबादी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। आंदोलन में छात्रों एवं किसानों की विशेष भूमिका देखी गई। कुछ शहरों में मजदूरों की भी भूमिका देखी गई, जैसे अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर इत्यादि। हालांकि किसानों की तुलना में मजदूरों की भागीदारी अत्यंत सीमित थी। बिहार में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पत्र से त्यागपत्र दिया था। आंदोलन के छोटे जमींदारों का भी समर्थन किया गया। बड़े जमींदारों में दरभंगा महाराज ने सहयोग दिया। हिंदू महासभा के आंदोलन की आलोचना की। मुस्लिम लीग आंदोलन से अलग रहा। कम्युनिस्टों ने भी प्रारंभ में आंदोलन के बहिष्कार का आह्वान किया, लेकिन लीग और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्रांतिकारियों के सहयोग दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड वेवेल भारत के प्रधान सेनापति थे, जो 1941 से 1943 तक इनका कार्यकाल था। रियासतों के शासक जमींदार राजगोपालाचारी जैसे नेता सरकार के समर्थन में थे। फरवरी 1943 में सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी ने आगा खां पैलेस पूना में 21 दिनों का उपवास रखा। गांधी जी को जेल से रिहा करने के लिए सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ने लगा। आंदोलन के दौरान सरकार गांधी जी पर हिंसा की भर्त्सना का दबाव डाल रही थी, लेकिन गांधी जी ने हिंसा भड़काने के लिए ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने पूना के आगा खां पैलेस में 21 दिन का उपवास शुरू किया, जहां वे नजरबंद थे, लेकिन अंग्रेजों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने तो यहाँ तक यहाँ तक कह दिया कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, तो ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी की मृत्यु का पूरा इंतजाम कर लिया था। इसकी सूचना विभिन्न प्रांतों में कोड के माध्यम से दी जानी थी। इस कोड का नाम था ऑपरेशन रूबिकॉन रखा गया। सरकार के द्वारा आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। यहाँ तक कि कुछ स्थानों जैसे भागलपुर, पटना सरकार के हवाई जहाज से गोलियां चलाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए मध्य प्रांत के जज टी विकेंडन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने 29 नवंबर 1943 में सरकार को रिपोर्ट दी।
15 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया। गांधी जी के सचिव हमेशा महादेव देसाई रहे थे, केवल नोआखली के समय निर्मल बोस थे। 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा का आगा खां पैलेस में निधन हो गया था। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के पश्चात भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली के साथ किया था। कर्नाटक क्षेत्र में दिन में खेती करने वाले साधारण किसानों के दस्तों ने आंदोलन के दौरान रात के अंधेरे में तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को अंजाम दिया, जिसे कर्नाटक पद्धति कहा गया। बनारस की कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले छात्रा दल का नेतृत्व बीएचयू की छात्रा लता ने किया था। उषा मेहता ने सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण का कार्य किया, जबकि राम मनोहर लोहिया अनियमित रूप से कांग्रेस से रेडियो से बोलते थे। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर ने इनके द्वारा 1950 में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना की। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ उपस्थित थे। कैम्ब्रिज इतिहासकार जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी राइज टू पावर में गांधी जी के सहयोगियों को कॉन्ट्रैक्टर कहा था। गांधी ट्रूथ की रचना एरिक एच एरिक्सन के द्वारा की गई थी। आंदोलन स्वतः स्फूर्त था या संगठित? 1920-22 तथा 1930-32 की तुलना में यह आंदोलन अधिक स्वतःस्फूर्त था। गांधीवादी आंदोलन की मोटे तौर पर रूपरेखा यह रही कि आंदोलन के प्रारंभ के समय गांधी जी के द्वारा निर्देश एवं कार्यक्रम घोषित कर दिए जाते थे और संगठन के द्वारा इस दायरे में आंदोलन को रखने की कोशिश की जाती रही थी। हालांकि स्थानीय समस्याएं भी आंदोलन से जुड़ जाती थी और सभी क्षेत्रों में गांधीवादी पद्धति से ही आंदोलन आरंभ नहीं होते थे। 1942 के आंदोलन में स्वतः स्फूर्ता का तत्व अधिक देखा गया। नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट करने के पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि स्वतंत्रता की इस लड़ाई में प्रत्येक भारतीय को अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना पड़ सकता है। चूंकि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में थे, फलतः आंदोलन हिंसा की तरफ अधिकाधिक बढ़ता गया। 1942 के हिंसात्मक आंदोलन एवं कांग्रेस की अहिंसा की नीति के बीच किस प्रकार समन्वय बैठाया जाए? कांग्रेस का यह आंदोलन भी पूर्ववर्ती आंदोलन की तरह अहिंसा पर आधारित था, लेकिन सरकारी दमन के कारण जनता हिंसा पर उतारू हो गई। गांधी जी ने हिंसा को सरकारी हिंसा के जवाब के रूप में देखा। सरकार ने हिंसात्मक गतिविधियों की निंदा के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाया। कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया। साथ ही हिंसा के बावजूद इस आंदोलन में जन भागीदारी की वृद्धि देखी गई, क्योंकि कांग्रेस की एक मुख्य आपत्ति हिंसा को लेकर जन भागीदारी पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में होती थी। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे। इनके द्वारा ए वीक विद गांधी लिखी गई। एफ सी हचिंस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतः परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया। भारत छोड़ो आंदोलन का जयप्रकाश नारायण का कथन था कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं है। सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता पर कहा कि कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। सरदार पटेल ने इस आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष के आगमन से पूर्व दक्षिणी पूर्वी एशिया में गतिविधियां। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापानियों की जीत ने अप्रवासी भारतीयों को एक अवसर प्रदान किया। जिन सैनिकों ने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण किया, उसको लेकर एक सेना के गठन की योजना मोहन सिंह ने बनाई।
मार्च 1941 में टोक्यो में एक सम्मेलन रास बिहारी घोष ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया। जून 1942 में बैंकॉक में अप्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ और लीग की अध्यक्षता रास बिहारी घोष को सौंपी गई। यही एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया तथा इसे ही आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया और मोहन सिंह ही इसके सेनापति थे। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से बच निकलने में कामयाब हो गए और अफगानिस्तान रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में इंडियन लेजन नामक संगठन की स्थापना की। जर्मनी सरकार इसका इस्तेमाल रूस के विरुद्ध करना चाहती थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और यहाँ उन्हें 4 जुलाई 1943 को आईएनए और आईआईएल इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का अध्यक्ष बनाया गया। सिंगापुर पहुंचकर 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा प्रधान सेना नायक के पद अपने पास रखे। वित्त मंत्री एस.सी. चटर्जी को, प्रचार मंत्री एस.ए. अय्यर को तथा महिला संगठन का प्रभाव डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। बोस ने सिंगापुर के कैथे हॉल में शपथ ली। सिंगापुर और रंगून इसके मुख्यालय बनाए गए। आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले मान्यता 23 अक्टूबर 1943 को जापान ने दी थी। इसके बाद बर्मा, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, नॉनकिंग, मंचुको, थाईलैंड तथा फिलीपाइन ने मान्यता प्रदान की। 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। सुभाष बोस ने इसका नाम क्रमशः शहीद और स्वराज रखा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कोहिमा में तिरंगा फहराया। कैप्टन शहनवाज के नेतृत्व में इम्फाल अभियान सफल रहा। इसका मुख्य कारण जापानियों के द्वारा समय पर सहयोग न देना और मानसून का आगमन था। आजाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण के अभियान को ऑपरेशन यूगो नाम दिया गया। 4 फरवरी 1944 को सुभाष ब्रिगेड ने अराकान में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को पराजित किया था। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार भारतीय सीमा में प्रवेश किया। शौकत अली मलिक के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी ने 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर राष्ट्रीय तिरंगा लहरा दिया था। आजाद हिंद फौज के अलग अलग डिवीजनों के नाम राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखे गए, जैसे झांसी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी आजाद। महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट को कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो, जय जवान, तुम मुझे खून दो जैसे नारे दिए थे। बर्लिन रेडियो से 6 जुलाई 1944 को उन्होंने महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा और राष्ट्रपिता की संज्ञा दी तथा महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा। आईएनए के जनरल शाहनवाज का गुरदयाल सिंह ढिल्लों तथा प्रेम सहगल, जो पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे, के ऊपर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से 11 नवंबर 1945 तक मुकदमा चला। 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आजाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया। लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा प्रारंभ होने पर कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू सैनिक अदालत के सामने बैरिस्टर का वह गाउन पहनकर उपस्थित हुए जो उन्हें 25 वर्ष पहले त्याग दिया था। अभियुक्तों के बचाव की पैरवी मुख्य रूप से भूलाभाई देसाई ने की। तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और आसफ अली उनके प्रमुख सहायक थे। अब्दुल रशीद, जिसे 3 लोगों को षड्यंत्र, हत्या करने तथा हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया गया था, इसे 7 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। सरोजिनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। सुभाष चंद्र बोस के कथन: व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्ति कर सके।
ईश्वर के नाम पर मैं पवित्र शपथ लेता हूँ कि भारत और अपने देश के 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा। सुभाष चंद्र बोस का कथन है। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। यह कथन भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ज्ञानी प्रीतम सिंह मेजर फुजिहारा को आई अन्य का मानसिक पुत्र की संज्ञा दी गई। इन्होंने मोहन सिंह को इसके लिए आमंत्रित किया था। मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने रंगून पर दोबारा अधिकार कर लिया, तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा में हवाई जहाज दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया। हालांकि नेताजी बोस के देहांत की तारीख पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम, इंडियन स्ट्रगल भी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। परिवार के एक बिगड़ेल बच्चे को उसके भले के लिए सबक सिखाना जरूरी था। यह कथन महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए उस समय कहे थे जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को फॉरवर्ड बलों का गठन किया गया। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता संबोधन करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद व शुभकामनाएं चाहते हैं। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई, किंतु इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक परिवाद पेश किया गया। भारत सरकार नेताजी की मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण न्यायालय द्वारा मरणोपरांत श्रेणी में दी गई इस उपाधि को वापस लेने का आदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस को महिला दस्ते के गठन की प्रेरणा 1928 में कांग्रेस के द्वारा कर्नल लतिका घोष के नेतृत्व में एक महिला स्वयंसेवक दल तैयार किए जाने से मिली, जिसने पूरी वर्दी पहनकर कलकत्ता की सड़कों पर मार्च किया था। सुभाष बोस ने 1937 में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान इंडियन पिलग्रिम पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को सम्मोहक व्यक्तित्व तथा देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सरोजिनी नायडू ने भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार कहा था। तो यह था आज का छोटा सा चैप्टर, जिसके अंदर हमने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ ही आधुनिक भारतीय इतिहास का लगभग पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास। भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान सभा के साथ ही फिर हम कुछ राष्ट्रीय नेताओं के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात आज़ादी के बाद के कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे के 3-4 चैप्टर और है। इसी के साथ ही हमारी यह बुक समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिससे हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।